Hello everyone, let's start discussing about today's Code Forces Round 902 contest. So the overall difficulty was balanced. I was able to solve the first 4 problems, but I got a negative delta because I was confused in the statements of the problem. So yeah, let's start discussing about the A problem, goals of victory. ओके मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम बेसिकली हमें क्या है कि मैं इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास समझो कुछ टीम्स हैं, हमारे पास कुछ टीम्स हैं, ठीक है। हर एक टीम है ना कुछ गोल्स करेगी, वो क्या है ना कुछ गोल्स खुद करेगी, गोल्स करेगी और उन पे भी कुछ गोल्स होंगे, ठीक है, और उन पे कुछ गोल्स होंगे भी, गोल्स होंगे भी होंगे। मतलब समझो कि हमारे पास क्या है कि एन टीम्स हैं, एन टीम्स हैं, ठीक है, और हर एक टीम का है ना मैच जो है वो दूसरी टीम्स के संग होगा, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे फर्स्ट वाली टीम है तो उसका सेकंड वाले के संग भी होगा, थर्ड वाले के संग भी होगा, फोर्थ वाले के संग भी होगा, ऐसे ही एन वाले के साथ भी होगा, ऐसे ही 2 वाले का भी सबके संग होगा, 1 के संग, 3 के संग, 4 के संग, अप टू एन। तो हमें पता है क्या गिवन है कि हमें गिवन है कि कोई भी जो टीम है ना, जैसे वो कुछ गोल्स करेगी, तो इसको हम लिख देते हैं कुछ गोल्स करेगी और कुछ गोल्स उसके ऊपर होंगे। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, मतलब करेगी माइनस होंगे का, ठीक है। तो मतलब हमें एक एरे गिवन है, एक एरे गिवन है और उसमें हमें डेटा गिवन है n-1 टीम्स का। हमें n-1 टीम्स का डेटा गिवन है कि ये जो टीम्स है ना ये इतने गोल्स करेंगी माइनस इतने गोल्स इस पे हुए होंगे, ठीक है। तो जो एनथ टीम, जो हमारी टीम बच गई है, उसका डेटा लॉस्ट हो गया है, तो हमें बस वो फाइंड करना है कि उसमें उसका आंसर क्या होगा कि वो कितने गोल्स करेगी माइनस कितने गोल्स उस पर हुए होंगे, ठीक है। तो समझो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि अपन टीम्स मान लेते हैं 1 से लेकर एन तक है, 1 2 3 4 अप टू एन। तो ये वाली टीम सोचो कि एक्स गोल करती है और इस पर वाई हुए होंगे, x1 y1। ये समझो x2 करती है, इस पर y2 हुए होंगे। ये x3 करती है, इस पर y3 हुए होंगे, ठीक है। ये x4 करती है, इस पर y4 हुए होंगे। ये xn करती है, इस पर yn हुए होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितने गोल्स टोटल किए होंगे सारी टीम्स ने और जितने गोल्स टोटल सारी टीम्स पे हुए होंगे वो दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब खुद सोचो ना कि अगर कोई टीम्स गोल कर रही है तो किसी ना किसी पे तो वो गोल्स हुए होंगे, तो टोटल करने वाले गोल्स जो होंगे हमारे वो टोटल होने वाले गोल्स के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ठीक है, इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। और हमें क्या गिवन है x1 माइनस y1। अब समझो कि अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं कि x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 अप टू xn माइनस yn, ये वाली चीज़ किसके बराबर होगी? 0 के बराबर, ठीक है। और ये वाले डेटा हमें गिवन है x2 माइनस x y2 x3 माइनस y3, ये सब डेटा हमें गिवन है, केवल एक का डेटा हमारा जो है वो लॉस्ट हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर इनको मैं वैल्यूज़ मान लेता हूँ, जैसे a1 मान लो x1 माइनस y1 है, a2 मान लो x2 माइनस y2 है, अप टू जो an होगा वो चीज़ 0 होगी, ठीक है। an जो होगा वो चीज़ किसके बराबर होगी? 0। तो अगर किसी भी समझो कि ai की कोई भी एक इंडेक्स ax मान लो, उसकी अगर वैल्यू मिसिंग है, मैं क्या कह सकता हूँ कि a1 प्लस a2 ax माइनस 1 प्लस ax प्लस 1 से लेकर an तक, ये वाली जो चीज़ है ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी? माइनस ax के बराबर। तो मैं बस क्या करना है, ax निकालने के लिए इन सब का सम निकालो, जितने भी हमें वैल्यूज़ गिवन है एरे में उन सब का सम निकाल दोगे अगर तुम, और उसका तुम साइन चेंज कर दो, ठीक है। माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये प्लस ax हो जाएगा। तो ax इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 प्लस a2 और ax को हटा दो और मतलब अप टू an, जितनी भी वैल्यूज़ हमें गिवन होगी उन सब का सम होगा, ठीक है।
अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। तो यह है इसका कोड। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि हमें n गिवन था और n-1 हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, राइट। तो हमने n-1 एलिमेंट्स का इनपुट ले लिया, हमने इनिशियली उनका सम ले लिया। हमें क्या करना है, सबका सम ही तो निकालना है, तो हमने सबका सम निकाल लिया, SU + S = AI। और एंड में हमें क्या करना है, सबका सम निकाल के उसका बस साइन चेंज करना है, तो C आउट कर दिया -SU, तो ये हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू प्रॉब्लम B। बी वाली प्रॉब्लम जो है ना, इसमें एक कंस्ट्रेंट्स जो है उस पर काफ़ी ध्यान रखना था कि BI की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। अगर BI की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती ना तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता, और मैं वैसे ही कुछ सोच रहा था, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा था कॉन्टेस्ट में। ऐसी गलती हो सकती है, तो कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान देना चाहिए काफ़ी। तो मैं बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अब प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है कि समझो तुम्हारे पास एक अनाउंसमेंट है, तुम्हारे पास क्या, एक अनाउंसमेंट है, और उसको है ना तुम्हारे समझो कि तुम्हारे पास n पर्सन्स हैं, ठीक है। तो मैं उस अनाउंसमेंट को है ना n पर्सन्स तक, सब सारे पर्सन्स तक पहुंचानी है, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो कि या तो किसी भी पर्सन को पकड़ो और उसे वो अनाउंसमेंट दे दो, लेकिन उसके लिए तुम्हारी कॉस्ट लगेगी। उसके लिए समझो तुम्हारी कॉस्ट, डायरेक्ट अनाउंसमेंट देने के लिए कॉस्ट लगती है P, ठीक है, कितनी लगेगी P। या फिर अब तुम एक काम कर सकते हो कि ये वाला पर्सन है ना, इसके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है समझो AI, एक है BI। तो ये बंदा क्या कर सकता है कि मैक्स टू मैक्स AI लोगों को ये अनाउंसमेंट खुद से स्प्रेड कर सकता है, और हर एक दूसरे बंदे को जो ये स्प्रेड करेगा उसकी कॉस्ट होगी BI, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूँ कि समझो कि मेरा P जो था 3 था, मेरे पास दो बंदे हैं इनिशियली, समझो कि एक समझो X है, एक Y है। तो या तो मैं कर सकता हूँ कि इन दोनों बंदों को डायरेक्ट न्यूज़ सुना दूँ, कितने उसमें लगेंगे मेरे 6 कॉस्ट आएगी। या फिर हो सकता है कि ये वाला जो बंदा है ना, ये एक बंदे को न्यूज़ सुना सकता है और उसकी कॉस्ट समझो कि 1 आती है। तो ये क्या करेंगे हम कि इसको समझ लो कि मैंने 3 से लिया, इसको मैंने 3 से डायरेक्ट अनाउंसमेंट दी, और इसने एक कॉस्ट में वाई वाले को दे दी। अगर यहाँ पे जेड भी होता तो ये एक्स नहीं दे पाता, क्योंकि ये मैक्स टू मैक्स कितने लोगों को दे सकता है, अभी ये 1 लोगों को दे सकता है, और इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1, तो 3 + 1 = 4। तो ये कुछ क्वेश्चन था। अब तुम वाई को भी दे सकते थे, फिर वाई कुछ न्यूज़ जो है वो स्प्रेड कर सकता था, जेड को दे सकते थे। अब जैसे वाई को स्प्रेड करी तो एक्स तक पहुंची, फिर एक्स स्प्रेड कर सकता था जेड तक। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमें बताना है कि ऐसा कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, तुम ऐसे कैसे न्यूज़ स्प्रेड करवाओगे कि जो तुम्हारी कॉस्ट है ना स्प्रेडिंग न्यूज़ अमंग ऑल दी पर्सन्स, वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हम, हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या है, ठीक है। हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, सबसे पहले तो जो हमें एटलीस्ट एक पर्सन को, जो हमारा एक पर्सन होगा एटलीस्ट उसको तो हमें क्या करनी पड़ेगी कि डायरेक्ट न्यूज़ देनी पड़ेगी, है ना, डायरेक्ट न्यूज़ देनी पड़ेगी, तभी तो वो दूसरों में स्प्रेड कर पाएगा, ठीक है। और जो वो वाला पर्सन है वो हो सकता है कि कुछ नए पर्सन्स पे स्प्रेड कर रहा हो, ठीक है। और ये जो पर्सन्स हैं समझो B1 B2, ये और दूसरों में स्प्रेड कर रहे हो, ठीक है। बस, तो अब समझो कि मैं स्प्रेड न्यूज़ किस से करवाना चाहूँगा, मैं स्प्रेड न्यूज़ उस वाले एलिमेंट से करवाना चाहूँगा, उस वाले पर्सन से करवाना चाहूँगा जो कि बहुत कम कॉस्ट में, जो कि हमारा कम कॉस्ट में न्यूज़ स्प्रेड कर दें, कम कॉस्ट में न्यूज़ स्प्रेड कर दें। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं AI और BI, AI है कि स्प्रेड करने की कॉस्ट कितनी है न्यूज़ को, और BI है नंबर ऑफ़ पर्सन्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं AI के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दूँ सबको, सारे पर्सन्स को, तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। क्योंकि हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि हम जो है उस वाले बंदे के से न्यूज़ फैलाना चाहें जो कि हमारा मिनिमम कॉस्ट में स्प्रेड करे न्यूज़, राइट।
तो हमने एक पेयर बनाया AI, BI का, और इसको हमने क्या कर दिया, सॉर्ट AI की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब एक सिंपल सी बात है कि हमें फर्स्ट वाला जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको तो हमें खुद से न्यूज़ देनी पड़ेगी, तो उसकी जो कॉस्ट होगी ना इनिशियली, वो P होगी। जो हमारी इनिशियल कॉस्ट होगी वो P होगी, क्योंकि हमने एक को दे दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरे वाले बंदे हैं उन पे हम कैसे न्यूज़ फैलाते हैं। तो समझो कुछ ऐसे कि AI, BI की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ मैं। जैसे 2,4 है AI, BI की, हमने AI के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया है, तो ये समझो 3,1, ये समझो ऐसे है कुछ 4,2, ये है 5,1। इसको कुछ छोटा नंबर लेते हैं, इसको 2,1 समझो। ठीक है, और जो P है वो इनिशियली मेरा मान लो कि P मेरा है 10। तो क्या मैं बोलूँगा कि मेरे को एटलीस्ट इसको तो देनी पड़ेगी, मतलब एक पर्सन को तो देनी पड़ेगी न्यूज़, वो चाहे वो फिर दूसरों में फैलाता रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे कम जो कॉस्ट ले रहा है उसको पकड़ूंगा, उसको न्यूज़ दूंगा। ठीक है, वो आगे फैलाएगा। ये कितने पर्सन्स को फैला सकता है, केवल एक पर्सन को। ठीक है, और ये वाले को कहूँगा जैसे ही इसके पास पहुँचेगी ये आगे फैला देगा, क्योंकि ये 3 रुपीज़ में, मतलब जितने भी 3 कॉस्ट में पहुँचा रहे हैं। और ये जो टोटल अगर हम डायरेक्ट दें वो कितने में पहुँचेगी, हमारी 10 में। फिर ये 4 वाले के पास आई, तो 4 वाला क्या करेगा, 4 वाला इसको पहुँचा देगा एक बंदे को। ठीक है, तो कुछ हम ऐसे न्यूज़ स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी पहले कॉस्ट देख लेते हैं कितनी होगी। 10 तो हमने पहले ली, प्लस में 2, क्योंकि ये 2 कॉस्ट लेगा, प्लस में ये 3, ये एक को पहुंचाने की इतनी कॉस्ट लेगा, प्लस में हम कितने लेंगे, केवल मेरे को यहाँ पे पहुंचानी है कॉस्ट, राइट, तो प्लस में 4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर समझो कुछ ऐसे होता तुम्हारा 5,3, 3,6, 4,2, अरे यहाँ पे कुछ गलती कर दी, 5 मत लो, इसको लो 1। ठीक है, 1,3,4,2, क्योंकि हमने सॉर्टेड ऑर्डर में लेनी है ना, 4,2, और इसको ले लो 8, कुछ भी 5। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं पहले पर्सन को कैसे दे दूंगा, मैं डायरेक्ट दे दूंगा P। पहले पर्सन को मेरे को डायरेक्ट अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी। अब मैं P मान लेता हूँ कि समझो मेरी 10 थी, फिर से 10 का एग्जांपल लेते हैं, तो ये किसको देगा, हम इसके थ्रू न्यूज़ फैलवाएंगे इन 3 पर्सनस को। तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10 + 3 = 13। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो कॉस्ट है हमारी वो P से भी ज़्यादा हो। अगर तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास जो तुम AI और BI के पेयर बना रहे हो, उसमें जो AI की कॉस्ट है वो तुम्हारी P से भी ज़्यादा हो, तो उसका कुछ सेंस बनता है क्या उस वाले केस में कि मैं किसी पर्सन के थ्रू न्यूज़ स्प्रेड करूं? मैं बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ही दे दूंगा उसको न्यूज़। क्यों, अगर AI अगर ज़्यादा हो रही है मेरी, तो मैं उसको कभी भी उस वाले बंदे से तो कभी स्प्रेड नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा उससे आंसर मिनिमम नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि समझो, मैं पता क्या करता हूँ कि जिनकी AI से ज़्यादा वैल्यू है ना, उनको तुम मान लो, उनको तुम P के बराबर कर देते हो, है ना। मतलब जैसे तुम एक पेयर बना रहे हो, उसमें AI, BI बना रहे हो, है ना, तो तुम कर दो min ऑफ AI, P। अब ऐसा क्यों, क्योंकि समझो ये 5 लोगों को न्यूज़ दे रहा था। ठीक है, 5 लोगों तक दे सकता था, और ये 10 में दे रहा था, 10 रुपीज़ में। तो हम कह सकते हैं ना कि इससे अच्छा तो मैं 5 लोगों को P में दे दूंगा, तो इसी वजह से बस मैंने P में लिया है। ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते थे केस को, लेकिन इजी कोड लिखने के लिए मैंने ऐसे कर दिया था, min ऑफ AI, P। ठीक है, और एक्चुअली इसमें तुम देखोगे तो BI का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि P में तो तुम डायरेक्ट दे सकते हो, BI का कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं जाता इस वाले केस में, राइट। तो बस यही करना था हमें कि बस इसको सॉर्ट करना था AI और BI के अकॉर्डिंग, और फिर हमें अगर मतलब बस शुरुआत से वैल्यूज़ उठाते जानी थी। मतलब जैसे AI कितनों को भेज सकता है, फिर मतलब समझो जो 0 वाला इंडेक्स है वो कितने लोगों को न्यूज़ दे सकता है, फिर 1 वाले पे गए वो कितनों को दे सकता है, और हमें कब तक चलते जाना था, जब तक हमारे n पर्सन्स नहीं हो जाते। जैसे ही हमारे n पर्सन्स हो जाएंगे हमें रुक जाना है। ठीक है, अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। तो ये है इसका कोड।
तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये हमने DC ले लिया, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट ले ली थी मैंने कि किसी को भी अनाउंसमेंट लेने के लिए डायरेक्ट कितनी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने A का इनपुट लिया और ये हमने B का लिया। B क्या दिखा रहा है, B दिखा रहा है कितने लोगों तक फैला सकता है कोई आयत पर्सन वाला बंदा जो न्यूज़ है, और AI के शो कर रहा है वो कितनी कॉस्ट में फैलाएगा। ठीक है, तो हमने एक वेक्टर बनाया पेयर का, उसमें मैंने जैसे भी बताया कि मैंने मिन ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट का और उसका, क्योंकि अगर जो हमारा BI है वो खुद सोचो कि अगर जो हमारा BI है वो जो कॉस्ट है अगर वो हमारी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस रहता नहीं है ना उस टाइम पे, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट के थ्रू ही अपनी न्यूज़ फैलाएंगे, राइट। तो बस मैंने इन दोनों को मैंने क्या किया कि सॉर्ट कर दिया पूरे वेक्टर को किसके अकॉर्डिंग कर दिया मैंने, कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद जो है मेरा इनिशियली आंसर क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट के बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को एक बंदे को तो न्यूज़ देनी पड़ेगी ना डायरेक्ट, फिर वो दूसरों को फैलाएगा। और जो मेरा करंट सम मैंने मान लिया, करंट सम n-1, वो क्या शो कर रहा है कि मेरे ऐसे कितने बंदे बचे हैं जिनको मेरे को न्यूज़ देनी है। तो n-1 हो जाएंगे अगर मैं एक को दे दूंगा तो। और फिर मैं 0 से n-1 तक आइट्रेट किया मैंने, और मैंने ये चेक किया कि अब देखो कि अगर मेरे को अभी टोटल CSU वाले बंदे हैं, करंट सम वाले, जितने बंदों को मेरे को न्यूज़ देनी है, और मैं अभी दे सकता हूँ vi.second तक। तो मैंने दोनों का मिल लिया, जो कि अभी मैं जितने लोगों को दे सकता हूँ, मतलब जितने लोग बचे हैं कॉमा जितने लोगों को दे सकता हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने vi.first से, मतलब मैं कितनी कॉस्ट में उसको दे सकता हूँ। तो मैं ये सारे के सारे, क्योंकि शुरुआत से उठाएंगे तभी मिनिमम आंसर आएगा ना, तो इन सारे बंदों को vi.first के अकॉर्डिंग में दे दूंगा, और मेरा करंट सम में से मैं माइनस कर दूंगा कितना, मिन ऑफ करंट सम vi.second, मतलब जितने बंदों को मैं दे सकता हूँ एक्चुअली। ठीक है, मतलब जितने बंदों को मैं अनाउंस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ vi.first कॉस्ट। तो बस एंड में रिटर्न कर दो, मतलब सी आउट कर दो आंसर, तो इससे तुम्हारा मिनिमम आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द प्रॉब्लम C। जो C प्रॉब्लम थी ये बस केस वर्क की थी, तो मतलब इसमें बस केस वर्क करने थे, और इसमें कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े दे रखे हैं, लेकिन हकीकत में तुम देखोगे तो K की वैल्यू 3 से ज़्यादा जा ही नहीं सकती है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और करना कैसे है। तो इसमें है ना, हमें क्या गिवन है, हमें 3 इंटीजर्स गिवन है nm के। ये बोलता है, मतलब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1 से, मतलब तुम्हारी समझो n+1 साइज की एक एरे है, n+1 साइज की एक एरे है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि जो n+1 इंडेक्स होगा ना उस पर तुम कोई भी वैल्यू रखो 1 से लेकर m तक, जो तुम्हारी मर्जी वो रखो, 1 से लेकर m तक कि 0 से m तक, हाँ 0 से m तक, नॉट फ्रॉम 1 to m। ठीक है, और जो तुम्हारा समझो जो कोई भी इंडेक्स होगा ना, i इंडेक्स जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, a ऑफ i+1 मॉड्यूलो i। ठीक है, मतलब कि अगर जो n+1 वाले पे अगर मैं m रख देता हूँ तो n वाले की वैल्यू कितनी होगी, जो n इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी, m नहीं लेते, हम लेते हैं कोई भी x मान लेते हैं, क्योंकि m हमने ऑलरेडी ले रखा है वेरिएबल। तो इस पे जो हमारी जो वो होगी ना, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, n की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी x मॉड्यूलो n। ठीक है, इसको समझ लो, इसको मैं x1 नाम देता हूँ। तो और n-1 पे कितनी होगी, n-1 पे होगी x1 मॉड्यूलो n-1। तो ऐसे लेकर हमें सबकी 0 से लेकर n+1 तक हमें सारे इंडेक्सेस की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। हमें बताना है कि मैं n+1 पे 0 से m तक ऐसी कितनी वैल्यूज रख सकता हूँ जिससे कि जो ये मेरी 0 से लेकर n+1 तक टोटल वैल्यूज आएंगी ना एरे में, इसमें टोटल हमारी k डिस्टिंक्ट वैल्यूज हों, अभी क्वेश्चन सुनने में काफ़ी अजीब सा टफ सा लग रहा है कि इसमें काफ़ी मतलब k डिस्टिंक्ट, k की वैल्यू भी 10⁻⁴ बेसिकली 9 तक जा सकती है, तब देखने में टफ लगता है, लेकिन हकीकत में तुम सोचोगे जब केस वर्क्स पे आओगे तो तुम्हें पता लगेगा काफ़ी ईजी है।
तो अब एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो कि अगर जो मैं n+1 पे है ना, मैंने कोई भी वैल्यू रखी हो, 1 से लेकर 0 से लेकर m तक कोई भी वैल्यू रखी हो, जब अगर मैं x मॉड्यूलो n+1 करूँगा तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 0 to n आएगी, ठीक है। वो समझ लो कोई एक और आई, वो समझो आई x2 आई, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मतलब 0 से n तक आएगी, मैं मान लेता हूँ कि n से कोई कम वैल्यू आई है, ठीक है, और वो x2 है वैल्यू। तो मैं कहूँगा अगर मैं x2, जब मैं यहाँ पे हूँ, जब मैं n पे आया तो मेरी वैल्यू आई x2, ठीक है। इतना समझ आया हमें। और यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी बताने में, x मॉड्यूलो n+1 नहीं, x मॉड्यूलो n, ठीक है। x मॉड्यूलो n ही तो होगा। अगर मैं n+1 पे रख रहा हूँ तो जब मैं n की वैल्यू निकाल रहा हूँ वो हमें आएगी x मॉड्यूलो n, ना कि x मॉड्यूलो n+1, ठीक है। तो वो समझ लो x2 आई, ठीक है। अगर वो x2 आई तो जो x2 है, और यहाँ पे भी 0 to हमारा कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो जो हमारा x2 है वो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर n-1 तक। अब वो समझ लेते हैं कि हमारी वैल्यू जो है ना वो बीच में कहीं वो बीच में कहीं आ रही है 0 से n-1 की, जो कि x2 है। n-1 पे कंसीडर नहीं करते वरना थोड़ा इजी हो जाएगा कि समझाने में। तो जब तुम x2 मॉड्यूलो n-1 करोगे तो हम मान रहे हैं कि x2 इन दोनों के बीच में है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि n-1 पे भी x2 ही आएगी वैल्यू। ऐसा क्यों होगा, n-1 पे भी x2 ही क्यों आएगी वैल्यू, क्योंकि x2 क्या है, लेस देन है किससे, n-1 से। तो उस वाले केस में हमारा क्या आएगा कि x2 ही आएगी वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब x2 मॉड्यूलो n-1 करोगे और x2 जो है n-1 से छोटा है तो वो x2 के बराबर ही आएगा। इतना समझ आया हमें। वो समझो कि n-2 से भी छोटा है तो यहाँ भी x2 आएगा। अब किसी टाइम पे वो किसी मतलब अगर ये छोटा है तो एक टाइम पे हमारा x2 भी आएगा इंडेक्स, तो उस वाले पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम पे हमारी आएगी वैल्यू 0। और अगर एक बार 0 हो गई तो फिर अगली सारी वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, 0 0 0। तो हमारी मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, तुम देखो 0, x2 और हमने मान ली यहाँ पे हमने रखी x, तो हमारी टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यू मैक्स टू मैक्स आ सकती हैं केवल और केवल 3। केवल 3 मैक्सिमम डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ सकती हैं, इसके अलावा कोई भी डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो और इसके मैंने कुछ केस लिखे थे कॉन्टेस्ट के टाइम, उसमें ये मतलब मैंने ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करी थी। अब तुम खुद सोचो कि हाँ, मैंने मतलब ये निकाले थे सारे के सारे केसेस कि हमारा आंसर 3 कितने में आ रहा होगा। हमारा आंसर 2 भी आ सकता है। अब मैं 2 तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 2 कब आ सकता है। 2 पे आते हैं पहले कि 2 कब आ सकता है। अब समझो कि तुमने है ना n+1 वाले पे है ना कोई भी एक ऐसी वैल्यू रख ली जो कि n का मल्टीपल है, जैसे समझो 2n रख ली, तो n वाले पे कितना आ जाएगा उस टाइम पे, 0 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 2n मॉड्यूलो n कितना होता है 0, और फिर बाकी सारी 0। तो इस केस में 2 वैल्यूज आई। सोचो कि तुम्हारी एक डिस्टिंक्ट वैल्यूज कब आ सकती है, जब तुम n+1 पे 0 रख दो तो टोटल 0 0 0 0। तो हमारा इससे क्या पता चला, हमारी 3 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है और 1 तक आ सकती है, जो हमारी के की डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है, के डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी 3 कब आएंगी। तो मैं डायरेक्टली मतलब देख के बता देता हूँ जो मैंने लिखे थे। हाँ, अब समझो जो कि n के मल्टीपल होंगे, n के मल्टीपल, अब मैं केवल लिख रहा हूँ लेकिन मैं समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जो n के मल्टीपल होंगे और जो n के मल्टीपल होंगे उस वाले केस में हमारा आंसर क्या आएगा। उस वाले केस में अगर मैं n+1 पे रखता हूँ तो मेरा आंसर कभी भी 3 नहीं आ पाएगा, है ना। तो अगर मैं n से बड़े एलिमेंट रखता हूँ, ऐसे समझो मैं n से बड़े एलिमेंट रखता हूँ और लेकिन वो n के मल्टीपल नहीं होते, तो मैं n से बड़े एलिमेंट, ध्यान से सुनना, मैं n से बड़े एलिमेंट रखता हूँ और वो n के मल्टीपल नहीं होते, ये कौन से इंडेक्स पे, n+1 पे, तो उस केस में आंसर मैं बोल रहा हूँ 3 आएगा। अब ऐसा क्यों, खुद देख के देखो, n+1 पे मैंने n से कोई बड़ा रख दिया, ठीक है, n से बड़ा,
जब मैं n पे आया और ये n का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, n का मल्टीपल नहीं है, तो n से बड़ा है लेकिन n का मल्टीपल नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं इसका मॉड्यूलो करूँगा वो कुछ x वैल्यू आएगी, वो जीरो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जीरो इसलिए नहीं होगी क्योंकि x का मल्टीपल नहीं है। अब ये जब तक x वाला मेरा इंडेक्स नहीं आ जाता तब तक ये x ही रहता रहेगा, क्योंकि वो जो वैल्यूज़ हैं, जो इंडेक्स है वो ऑब्वियसली x से बड़ा है, ठीक है, तो x ही रहेगा। अब जो x वाले इंडेक्स पे जैसे ही मैं पहुंचा उस वाले टाइम पे मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस वाले पे हो जाएगी 0 0 0, आगे 0, तो मेरी 0 0 0 x x x, और यहाँ पे कुछ हमारी आई n से बड़ा जो भी नंबर तुमने लिया, तो कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू हुई, 3। तो पहला केस ये 3 हमारा आंसर होगा। तो इसमें ध्यान रखते हैं कि 3 हमारा आंसर होगा जब n से बड़ा होगा, n से बड़ा और n का मल्टीपल नहीं, n का मल्टीपल नहीं। अब हम देखते हैं 2, हमारा आंसर 2 कब आ सकता है, तो इसका भी मैंने लिखा था। अभी हमने देखा कि n का मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, n का मल्टीपल। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था ना कि n का अगर मल्टीपल होता है तो आंसर कितना आएगा, 2। क्यों, क्योंकि जब हमारे n वाले इंडेक्स पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और n+1 पे सोचो n का कोई मल्टीपल है, n का मल्टीपल, तो n का मल्टीपल मॉड्यूलो n कितना हो जाएगा, 0, और बाकी आगे सारी की सारी 0, ठीक है। तो इससे हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी हुई, 2। एक तो ये वाला केस है। एक ये होगा कि अगर तुम n से छोटी वैल्यूज़ भी रखो ना, n से छोटी वैल्यूज़, जैसे कि रखते हैं हम n से छोटी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, जैसे तुम n-5 रख के देख लो, ठीक है, तुम 1 से लेकर n तक हो, और यहाँ पे n+1 है, तो मैं अगर n-5 रखते हो तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे n-5 होगा, यहाँ पे n-5 होगा, यहाँ पे n-5 होगा, अप टू n-5, और n-5 पे वैल्यू हो जाएगी 0, फिर 0, फिर 0 से 0। इस वाले केस में भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कितनी हुई, 2, ठीक है। तो 2 हमारा क्या होगा, 2 हमारा आएगा n से छोटी वैल्यूज़ में, जब हम m की वैल्यू n से छोटी रख देंगे, मतलब हम वहाँ पे जो n+1 इंडेक्स में n से छोटी वैल्यूज़ रखेंगे, और n का मल्टीपल रखेंगे हम, n का मल्टीपल नहीं होना चाहिए बेसिकली, नहीं सॉरी, हाँ, n का मल्टीपल ही रखेंगे हम, तो हमारी वैल्यूज़ तब भी कितनी आएगी, 2, ठीक है। और हमारा लास्ट केस होगा, हमारा 1 कब आएगा, तो 1 का केस बहुत सिंपल है, अगर तुम केवल 0 रखोगे ना n+1 पे, तभी सारी की सारी 0 हो पाएंगी, अदरवाइज ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है। तो n इज इक्वल, मतलब तुम्हारा 1, k इज इक्वल टू 1 केवल इस वाले केस में होगा। तो हमने क्या क्या लिखा, मैं बता देता हूँ दोबारा। हम 3 का केस हमने लिखा, n से बड़ा लेकिन n का मल्टीपल नहीं, लेकिन n का मल्टीपल नहीं। 2 के लिए क्या लिखा हमने, n से छोटा हो या तो यूनियन या n का मल्टीपल। तीसरा केस हमारा 1 कब आएगा, तीसरा केस हमारा 1 केवल तभी आएगा जब हमारी वैल्यू जो n+1 पे हम रखें 0। बस ये 3 केसेस लगाने थे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ कि क्या मैं बोल रहा था। तो जैसे प्रॉब्लम सी देखते हैं ना, तो अगर k ग्रेटर देन 3 है, कभी कुछ आंसर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अभी हमने देखा, तो उस केस में 0। अगर k की वैल्यू 3 है तो हमारा क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था अभी कि एक तो n से बड़ा लेकिन n का मल्टीपल नहीं, तो ये हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ देखोगे जब तुम, तो ये वाली चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, n से बड़ा या फिर इक्वल, माइनस हमने क्या कर दिया, इसमें जितने भी n के मल्टीपल थे वो निकाल दिए। तो बस हमें ये हमारे टोटल नंबर ऑफ ये होंगे जो कि n से बड़े होंगे लेकिन n के मल्टीपल नहीं होंगे, और ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी, ठीक है। मतलब ये मैं बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ, m-n+1 n या फिर उससे बड़ी वाली वैल्यूज़ बता रहा है। m/n हमें क्या बता रहा है, जितने भी n के मल्टीपल हैं अप टू m, वो हमें पता लग जाएगा m। तो जो n वाली वैल्यू भी होगी ना, वो यहाँ पे अगर इंक्लूड हो रही है तो वो यहाँ से हट जाएगी m/n से, क्योंकि अगर समझो कि m10 है n5 है, तो हमारी कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2।
ठीक है। तो 5 हट जाएगा और 10, मतलब 2 वैल्यूज़ हमारी हट गई, तो n से बड़ा भी हो गया वो और n का मल्टीपल नहीं हुआ, मतलब वो हमने मल्टीपल्स हटा दिए। और k जब 2 है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो n से छोटी वैल्यूज़, है ना। तो n से छोटी वैल्यूज़ हमारी n से, हाँ एक्चुअली n से हम n से छोटी या बराबर वैल्यूज़ निकालनी है। क्यों? अगर हम n वाली वैल्यू रख देते हैं ना तो उस वाले केस में हमारा क्या आंसर आ जाएगा, उस वाले में 0 आ जाएगा। मतलब समझो कि तुम n रख देते हो वहाँ पे n+1 इंडेक्स पे, तो उस वाले केस में हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, nth इंडेक्स पे 0, वो 0 0 0 चलती रहेगी। तो min ऑफ n, m, अगर सोचो कि तुम्हें m ही 2 दिया हो लेकिन n 5 हो, तो इस वाले केस को कंसिडर करने के लिए हमने ये लिया। और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था कि n का मल्टीपल हो, है ना। तो n का मल्टीपल क्या होगा, m/n, और उसमें से एक मैंने -1 कर दिया। ऐसा मैंने -1 क्यों किया, क्योंकि मैं ये वाला केस यहाँ पे कंसीडर कर लिया ऑलरेडी, तो उस वाले केस के लिए मैंने -1 कर दिया, सिंपल। क्योंकि n जो होगा वो वाला केस मैंने कंसीडर कर दिया ना यहाँ पे, इक्वल वाला केस, तो बस उसके लिए ये। और k इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब मैं एंड वाले पे क्या वैल्यू रख दूँ, मैं एंड वाले पे वैल्यू रख दूँ 0, तो उसका केवल होगा एक ही तरीका। तो आई होप समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकल है, तुम खुद सोच सकते हो, ये केवल और केवल मेरे लिखने की ज़रूरत, मतलब मेरा देखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे ये कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि हकीकत में हमें निकालना क्या है, मतलब ये केसेस पता होने चाहिए कि n से बड़ा n का मल्टीपल नहीं, n से छोटा हो या फिर n का मल्टीपल हो, या मतलब ये सारी चीज़ें तो ये तुम खुद से निकाल सकते हो, बाकी ये रेफरेंस के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू दी फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम है ना, इनको करने के पैटर्न आने चाहिए, मतलब फोर्थ प्रॉब्लम भी मैं काइंड ऑफ कहूँगा कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं बता देता हूँ कि हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या गिवन है, इफेक्ट्स ऑफ एंटी पिंपल्स, ओके। तो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके का गिवन है कि समझो कि तुम्हारे पास एक एरे गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, तुमको एक एरे A1 A2 A3 अप टू AN। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास, तुम इनमें से, है ना, किसी को भी चूज़ करो। ये सारे इनिशियली समझो, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना इनिशियली क्या है, वाइट है। क्या ये सारे इनिशियली एलिमेंट्स वाइट है, ऐसे समझ लो। तुम क्या कर सकते हो कि किसी को भी पकड़ो और किसी भी एलिमेंट को पकड़ के ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। तो तुम, और या तो वाइट रहने दे सकते हो। तो A1 के पास 2 चॉइसेस हैं कि तुम इसको वाइट ही रहने दोगे या ब्लैक रहने दोगे, इसको A2 के पास भी 2, A3 के पास भी 2, AN के पास भी 2। तो टोटल चॉइसेस तुम्हारे पास कितनी होगी, 2 की पावर n, और -1 इसलिए क्योंकि अगर सारे के सारे वाइट होंगे तो तुम किसी को ब्लैक कर नहीं रहे ना, तो वाले केस को कंसीडर नहीं करना। तो ये हो गया हमारा वाइट को ब्लैक करने का तरीका। अगर हम किसी को भी ब्लैक कर देते हैं तो जो ब्लैक वाला होगा ना, अब ब्लैक शायद ग्रीन करता, ग्रीन ही गिवन था ना इसमें कलर, हाँ। तो ब्लैक वाला जो एलिमेंट है ना, अगर हम, मतलब कोई भी इंडेक्स को अगर मैं ब्लैक करता हूँ तो क्या होता है कि जो मेरा ब्लैक जिस इंडेक्स पे आ रहा था ना, वो समझो I1 पे आ रहा था, तो वो क्या करेगा कि I1 वाला I1 को 2 स्टार I1, 3 स्टार I1, तो मतलब I1 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना, उन सबको वो क्या कर देगा, उन सबको वो क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, ग्रीन। तो जो भी हमने ब्लैक वाले इंडेक्स किए हैं अभी, उनके सारे के सारे जो भी मल्टीपल होंगे ना इंडेक्सेस, जैसे I1 का I1 होगा 2I1 3I1, I1 कंसिडर नहीं करना, 2I1 3I1 4I1, उन वो सारे इंडेक्स क्या हो जाएंगे हमारे, ग्रीन, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। और तुम क्या करो कि फिर जितने भी तुम्हारे पास टोटल ब्लैक हैं और जो तुम्हारे पास टोटल ग्रीन है, ठीक है, उनका तुम्हें क्या करना है, मैक्स लेना है, ठीक है। उनका तुम्हें मैक्स लेना है और वो तुम्हारे उस वाले का आंसर आएगा, मतलब जो तुमने अभी ब्लैक किए ना, उस वाले वे का आंसर आएगा कि तुमने जितने भी, मतलब तुम्हारे पास ब्लैक करने के काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं। अभी मैंने बताया कि 2 की पावर n-1 वेज हो सकते हैं जिससे हम ब्लैक कर सकते हैं। तो जो तुमने वे चूज़ किया उसका आंसर क्या होगा, जितनी भी तुमने ब्लैक
मतलब किए हैं वो वाले एलिमेंट का कॉमा जितने भी तुम्हारे ग्रीन वाले एलिमेंट्स हैं उनका मैक्सिमम, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेता हूँ, जैसे कि 19, 14, 19, 9 है। तो समझो कि मैं इस वाले को ब्लैक करता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या होगा कि अगर मैंने 1 लिया तो 1 का मल्टीपल 2 हो गया, 1 का मल्टीपल 3 भी है, 1 का 4 भी है। तो इस वाले केस में हमारा क्या होगा कि ये ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इन सब का मैक्सिमम क्या है 19। तो इस वाले वे का हमारा आंसर क्या आएगा 19। अगर मैं इसको भी 1 कर देता तो भी क्या होता 19 ही आता, क्योंकि ये भी अब हो जाता, ये ऑलरेडी 4 पहले से ही हो रहा था, मतलब इंडेक्स का मल्टीपल है ना 1 की, तो बस तो भी आंसर 19 होता। अगर मैं केवल समझो कि 19, 14, 19, 9 है और मैं केवल 2 को ब्लैक करूँ तो 2 और 4, तो ये ब्लैक है और ये ग्रीन हो जाएगा, तो ये 14 हो गया अपना और ये हो गया 9। तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, इन दोनों का मैक्सिमम हमारा 14। तो इस वाले वे का हमारा आंसर आएगा 14। तो ऐसे काफ़ी सारे जितने भी वेज होंगे 2n-1 हमें बताना है कि 2n-1 के जितना भी आंसर आ रहा होगा ना हर एक वे का, उन सबका सम बताना है, ठीक है। तो अब जो मैं बता रहा था कि जो इन वाले क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होता है सॉल्व करने का, तो इनका पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि तुम अगर सारे के सारे सब्सिक्वेंसेस निकालोगे तो तुम खुद सोच रहे होगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हो जाएंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा सब्सिक्वेंस, काफ़ी ज़्यादा ऐसे वेज हो जाएंगे जिसमें तुम किसी को ब्लैक कर सकते हो, किसी को नहीं कर सकते हो। तो इनको करने का ये तरीका होता है, लेकिन तुम्हें मतलब एक चीज़ मेन ऑब्जर्व करनी है कि हर एक वे में है ना, हर एक वे में कोई एक एलिमेंट आएगा जो कि क्या होगा मैक्सिमम होगा, और वो हमें सम करना है अपने आंसर में, ठीक है। तो अगर मैं वो एलिमेंट के वेज निकाल लूँ कि वो जो एलिमेंट है ना वो कितने वेज में आ रहा है, तो हमारा आंसर मतलब काम बहुत इजी हो जाएगा। मैं हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करूँगा, मैं देखूँगा ये इतने वेज में आ रहा है, ये इतने वेज में आ रहा है, ये इतने वेज में आ रहा है, ये समझो ये वेज 1, वेज 2, वेज 3 ऐसे आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा ना कि जो ये वाला अगर समझो x है, ये y है, ये z है, तो हमारा आंसर होगा x मल्टीप्लाई वे 1, क्योंकि ये वे 1 वेज में आ रहा है और हर में x वैल्यू आ रही है, प्लस y स्टार वे 2 प्लस z स्टार वे 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे हमको सबका निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए कि वो हमारा है ना मैक्सिमम कब आ सकता है। तो इसको है ना सोचने का तरीका ये है कि मतलब ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 है, 2, 2, 2, सोचो हमें कुछ एरे ऐसे गिवन है 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8, ठीक है। तो जो मेरा 1 है वो किस इंडेक्स पे है, केवल 1 पे है। जो मेरा 2 है वो किस इंडेक्स पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। जो मेरा 4 है वो किस पे है, 5 पे, 6 पे, 7 पे। जो मेरा 6 है वो किस पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे। जो 8 है वो किस पे, मेरा 11, 12, 13, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि तुम जो है ना, अगर तुम 8 को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तुम 8 को कंसीडर कर रहे हो, तो या तो मतलब तुम 8 को अपने करंट वे का आंसर समझ रहे हो, तुम 8 देख रहे हो कि कितने ऐसे वेज हैं जिनमें 8 अपना वैल्यू आ रही हो, मतलब फाइनल वैल्यू, और उनका हम सम करेंगे, ठीक है। उन सारे वेज में 8 का मल्टीप्लाई करके हम उसका सम करेंगे। तो या तो देखो मैंने 11 जो है ना उसको मैंने ब्लैक कर दिया होता, या तो मैंने 12 को ब्लैक कर दिया होता, या मैंने 13 को ब्लैक कर दिया होता, तो मेरा आंसर जो है ना उस वाले केस में 8 आता। आता कि नहीं आता, 8 इस वजह से आता क्योंकि ये ब्लैक हो गए, और अगर मैं चाहे पीछे से किसी को भी ब्लैक कर रहा हूँ लेकिन मेरा मैक्सिमम आंसर आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो 8 ही आएगी, ठीक है। या तो मैंने क्या किया होता कि 11 के किसी फैक्टर को किया होता, या मैंने 12 के किसी फैक्टर को किया होता, या मैंने 15 के किसी फैक्टर को किया होता। ऐसा क्यों, अगर तुम 12 के किसी फैक्टर को कर दोगे, जैसे समझो तुम 4 को करते हो, तो 4 का मल्टीपल क्या है 12। तो अगर तुम एक्चुअली ये 4 ये वाला नहीं है, मैंने एक गलत डायरेक्शन बना दी, हाँ। अगर तुम 4 इंडेक्स को कर देते हो किसी तरीके से ब्लैक, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 12 वाला जो है वो ग्रीन हो जाएगा अपने आप, और वो मैक्सिमम वैल्यू में फिर से 8 दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को 8 देखना है तो या तो मैं 11 को ब्लैक कर दूं, या 12 को कर दूं, या 15 को कर दूं, क्योंकि इन इंडेक्सेस पे आ रहा होगा, या फिर मैं इनमें से किसी के भी फैक्टर को कर दूंगा ना,
इनमें से किसी के भी फैक्टर को कर दूंगा तो वो वाले इंडेक्स पे अगर मैं ब्लैक करता हूँ तो इस वाले इंडेक्स पे ग्रीन हो जाएगा। उस केस में हमारा आंसर 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 से बड़ा एग्जिस्ट नहीं करता और पीछे भी चाहे कोई वैल्यू आ रही हो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 8 का पता लगा कि किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब 11, 12, 15 को कर दो ब्लैक या तो किसी फैक्टर को कर दो, और बाकी के पास तुम्हारे पास चॉइस है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा, या तो 11, 12, 15 इनके जितने भी फैक्टर्स होंगे, समझ लो काफ़ी सारे फैक्टर्स आए हमारे, डिस्टिंक्ट फैक्टर हमारे आए, के डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आए, इन सबका सम जो है, और जो हमारे पास के डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आए, ठीक है, हमें ये पता लग गया। और जो बाकी नंबर्स जो हैं, जो जितने भी बचे होंगे के को हटा के, है ना, तो तुम्हें के में से तो एटलीस्ट एक को करना है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि के में से तो एटलीस्ट एक को करना है, बाकी जितने भी नंबर बचे उनके पास तुम्हारे पास चॉइस है, तुम या तो कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम करोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चूज़, अगर तुम नहीं करोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 8 आ चुका है अब और 8 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 8 का, मतलब 8 हमारा कब आंसर आएगा। तो ये समझो कि ये हमारे कुछ वेज ऐसे वन है, मैं भी बताऊंगा कि वेज वन अच्छे से कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। तो ये सोचो हमारे वेज वन है, तो मैं क्या कर दूंगा, हमारे आंसर में मैं 8 स्टार वेज वन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 8 इतने वेज में आ रहा होगा। अब हम 6 पे आते हैं, और 6 पे ही मैं इक्वेशन बताऊंगा कि क्या बन रही है। जब मैं 6 पे आया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरा 6 मैक्सिमम आना चाहिए ना, तो 8 मेरा कभी मैक्सिमम ना आए। ठीक है, 8 मेरा मैक्सिमम नहीं आना चाहिए उस वाले केस में। अगर मेरा 8 वाला ब्लैक या ग्रीन हो गया तो मेरा कभी भी 6 आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, और 6 को आंसर लाने के लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 8 इंडेक्स है, इसके पास 9 है, इसके पास 10 है, तो इनमें से या तो किसी पे भी ब्लैक कर दो, या अभी अभी मैंने बताया इनके किसी फैक्टर पे वो ब्लैक कर दो। तो इनमें से किसी पे भी ब्लैक कर दो या इनके फैक्टर पे किसी पे भी ब्लैक कर दो, तो उस वाले केस में क्या होगा कि 6 या तो ब्लैक हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा। और लेकिन इसमें एक चीज़ अड़ सकती है हमारी, एक चीज़ हमारी ये अड़ सकती है कि 8, 9, 10 के तुमने फैक्टर निकाले या फिर 8, 9, 10 को कंसीडर किया, अगर ये सारे के सारे ऑलरेडी सोचो मल्टीपल होते हैं, या फिर कुछ फैक्टर समझो कि मल्टीपल होते हैं, या फिर कुछ इंडेक्सेस मल्टीपल होते हैं इन वाले इंडेक्सेस के, तो उस वाले केस में मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर जो है 6 नहीं आता, उस वाले केस में 8 आता। तो मेरे को वो वाले केसेस क्या करने पड़ेंगे, वो वाले केसेस को कंसीडर नहीं करना जिनमें मैं कोई एक ऐसा इंडेक्स ले लूँ जो कि मल्टीपल, जब मैं उसका वो देखूँ मल्टीपल इंडेक्स का, वो 11, 12, 13 में से कोई आ रहा हो। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 8 को लाने वाले जितने भी मेरे पास इंडेक्सेस हैं, मतलब 11, 12, 13 के 11, 12, 13 के जितने भी मेरे फैक्टर्स हैं, वो मैं कंसीडर कर ही नहीं सकता। क्या मैं बोल सकता हूँ 11, 12, 13 के जितने भी फैक्टर्स हैं, मतलब इंक्लूडिंग इटसेल्फ, वो मैं कभी नहीं ले सकता। अगर मैंने उनको लिया तो मेरा आंसर कभी भी 6 तो नहीं आने वाला, मेरा आंसर 8 आ जाएगा उस वाले केस में, मैं कभी भी नहीं ले सकता। ठीक है, और मैं ले किसको सकता हूँ फिर, जो कि इनको हटा के जो मेरे पास वैल्यूज़ बची हैं, वो जो मेरे पास इंडिसेस बचे हैं, उनमें मेरे को चेक करना है कि वो इंडिसेस जो है ना, क्या वो फैक्टर हैं 8 या फिर 9 या फिर 10 के, या फिर 8 या फिर 9 या फिर 10 इटसेल्फ हों, तब जाके मेरा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। और जो भी हैं उनमें से मेरे को कोई एक एटलीस्ट लेना है, बाकियों के पास मेरे पास चॉइसेस हैं, या तो मैं ले सकता हूँ इंडेसेस या तो नहीं ले सकता, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें, है ना, क्योंकि आंसर इस वाले केस में हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि जब मैं 6 पे हूँ तो मेरे को ये माइनस कर देने हैं, वो सारे इंडेक्स माइनस कर देने हैं, हटा देने हैं जो कि 8 आंसर दे रहे थे। अगर मैंने वो सारे इंडेसेस हटा दिए तो, और जो 6 है मैं उनके इंडेसेस को देखूंगा, उन सब के मैं फैक्टर्स देखूंगा, उनमें से मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट एक आया है। अगर एक भी आ गया ना मेरा, तो मैं कहूँगा कि उस वाले केस में 6 आएगा, और उस वाले केस में 6 आएगा, और बाकियों से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, या तो मैं लूँगा या तो मैं नहीं लूँगा। तो बस इसको ऐसे ही सारी वैल्यूज़ पे हमें आइटरेट करना था, सबके वेज निकालने थे, हमें चेक करना था और उसको मल्टीप्लाई कर देना था उसकी वैल्यू के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा एंड में। अब मैं इसका ना कोड दिखा देता हूँ कि कोड कैसा है, मतलब कोड से बहुत इजीली समझ आ जाएगा।
तो प्रॉब्लम डी है ये। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले है ना, हमने ये ले लिया कि जैसे मैंने बताया कि हर एक इंडेक्स निकाल लिया मैंने, हर एक वैल्यू कौन कौन से इंडेक्सेस पे आ रही है वो मैंने पुश बैक कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक वो बना दिया, तुम समझ लो हैश एरे, जो कि हर एक वैल्यू पे इंडेक्सेस स्टोर कर रही होगी। इस वाली वैल्यू पे ये इंडेक्सेस आ रहे हैं, इस पे ये आ रहे हैं। और मैंने इनिशियली एक सेट बना दिया। अब मैंने सेट किस लिए बनाया, समझो कि मैं ये बस चेक करने के लिए कि किसी भी अगर मैं वैल्यू पे खड़ा हूँ तो ऐसे कौन कौन से इंडेक्सेस हैं जो कि अब भी पॉसिबल हैं मेरे लिए। मतलब मैं इसके आगे वाले, मतलब मैं ऐसे इंडेक्सेस नहीं ले सकता जो कि जिनका मल्टीपल होना वो आगे वाली वैल्यूज़ के बराबर हो जाए, क्योंकि वो अगर आगे वाली वैल्यूज़ के बराबर हो गया तो वो वैल्यू ओवरऑल हमारी क्या हो जाएगी, वो करंट वाली वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। जैसा अभी मैं कंसिडर कर रहा 6 और 8 का एग्जाम्पल दे रहा था, तो 8 में अगर जब मैं 6 पे आ रहा हूँ तो जो 8 आंसर दे रहे थे मेरे को वो इंडेक्सेस माइनस करने पड़ेंगे इसमें से, तो ये मैं मेंटेन करते जा रहा हूँ, है ना। 1E5 तक वैल्यू जा सकती थी तो मैं 1E5 से चला और मैंने हर एक इंडेक्स पे गया जो कि आई वाला आंसर दे रहा है, और मैंने बस ये चेक करा कि जो मेरा आई आंसर आ रहा है ना वो कितने वेज में आ रहा है। तो वो मैं काउंटर में स्टोर करूँगा। नहीं एक्चुअली सॉरी मैं काउंटर में स्टोर नहीं करूँगा, मैं काउंटर में बताता हूँ मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ एक्चुअली। तो मैं ना हर एक इंडेक्स पे गया जो कि आई वाली वैल्यू दे रहा है, और वो हमें कैसे पता लग जाएगा, j बिलोंग्स टू एच आई। ये कैसे पता लगेगा, या तो मैं इन वाले जेस को ले लूँ या इनके फैक्टर उठा लूँ, है ना। तो मैंने फैक्टर उठाए और मैंने ये चेक किया कि मेरे करंटली ये वाला जो फैक्टर है ना ये सेट में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ये सेट में प्रेजेंट होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये सेट में अगर प्रेजेंट होगा तो ये वाला आंसर जो है ना, ये वाला जो पर्टिकुलर ये जो फैक्टर आ रहा है ये मेरे को आंसर आई वाला दे सकता है। तो मैंने इसलिए काउंटर प्लस प्लस किया, तो मैंने ये टोटल नंबर ऑफ वो निकाल लिए, मैंने केस मैंने फैक्टर्स निकाल लिए जो कि मेरा आई आंसर दे सकते हैं। अब तुम खुद सोचो, तुमने सेट में से वो सारे के सारे एलिमेंट्स भी माइनस कर दिए जो कि 6 दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं 6 से पीछे जा रहा हूँगा तो जैसे समझो 8 वाले केस पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ खुद को, जब मैं 8 से पीछे जा रहा हूँगा तो सेट में से वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी माइनस हो चुके होंगे जो कि 8 दे रहे थे। मतलब जब मैं 6 पे गया हूँगा तो 8 वाले सारे माइनस हो गए होंगे, इसलिए मैं इरेज करते जा रहा हूँ। ऐसे ही जब मैं 6 से पीछे समझो 4 था या कुछ भी था तो जो भी आंसर 6 दे रहे होंगे वो माइनस हो गए होंगे, इसलिए मैं इरेज करते जा रहा हूँ। और ये मैंने देख लिया, और मैं संगे संग ये भी कैलकुलेट कर रहा हूँ काउंटर में कि कितने ऐसे फैक्टर्स हैं या कितने ऐसे इंडेक्सेस हैं जो कि फैक्टर है इसका, या फिर जो कि खुद है वैल्यूज़ जो कि हमारा आंसर जो है वो आई दे सकते हैं। तो वो मैंने काउंटर में बेसिकली स्टोर किया। अब तुमको क्या करना है कि अब खुद सोचो, तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें आगे वाले जो सेट में वैल्यूज़ बची है ना, मतलब समझो तुम 8 पे हो, 6 पे हो, तो तुमने 8 से तुम्हारे पास सेट पे कुछ आई, मतलब 6 पे तुम्हारे पास कुछ सेट रहा, तो तुम बोल सकते हो ना कि जो सेट में वैल्यूज़ हैं अभी मेरी करंट वैल्यूज़, मैं उन्हीं को उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं 8 वाली आंसर जो नहीं, मतलब 8 वाला जिनसे आंसर हो रहा होगा मैं वो नहीं उठा सकता। तो बस मैंने क्या किया, ये सेट मेंटेन किया बेसिकली, और इसमें है ना मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया आई जो है मेरा अभी करंट वाली वैल्यू है, और ये है मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज। अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेज ये कैसे निकाले मैंने। अगर तुम्हारा करंट अभी साइज हो चुका है, मतलब एच जेड ऑफ एस तुम्हारा करंट एच डॉट साइज जो है, ये एच जेड एस मतलब करंट सेट का साइज जो है, अगर तुम उसमें काउंटर प्लस कर दो, तुम खुद सोचो, तुम्हारा करंट साइज हो चुका है कुछ, एस में से इरेज कर दिए तुमने एलिमेंट्स, और तुम्हारा एस का कुछ ना कुछ साइज हो रखा है ना, और उसमें तुम काउंटर को अपने प्लस कर दो, तो इससे क्या पता लगेगा, इससे ये वाले मतलब ये टोटल मेरा अभी एस डॉट साइज आ जाएगा जो कि इससे जस्ट पहले था, मतलब काउंटर इरेज करने से पहले, ठीक है। और इसमें वो वाले एच जेड ऑफ एस प्लस जब मैं काउंटर कर रहा हूँ तो ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जिसमें से कि वो वाले इंडिसेस नहीं आ रहे होंगे जो कि मेरा आगे वाला आंसर दे रहे होंगे। मतलब अगर मैं 6 पे खड़ा हूँ तो 8 वाला आंसर तो नहीं आ रहा होगा, एच जेड ऑफ एस और काउंटर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से। तो मैं इनमें से है ना, इनका मैंने कर दिया एक्सपोनेंशियल 2 की पावर एच जेड ऑफ एस प्लस काउंटर। ये मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि इनमें से तुम कोई भी मतलब उठा लो, जितने भी उठाना चाहते हो। अगर ये तुम्हारा 8 आ रहा है शेड ऑफ एस प्लस काउंटर, तो इसका मतलब तुम 8 एलिमेंट में से कोई भी तुम कंसीडर कर लो, मतलब या तो कोई भी उठा लो, 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो,
तो इसमें तुम्हारा कभी भी वो वाला आंसर नहीं आने वाला जिसमें तुम्हारा ज़्यादा आंसर आ रहा होगा, है ना। अगर तुम इसमें से माइनस कर दो वो वाला, मतलब वो वाले केसेस, वो वाले वेज जिसमें से कि तुम्हारा आंसर जो है ना आई नहीं आ रहा होगा बल्कि आई से कम आ रहा होगा, तो वो कैसे करेंगे? जिनसे आई नहीं आ रहा ना, मतलब समझो इसमें सारे के सारे वो केसेस कंसीडर हो जाएंगे जिनमें आई आ रहा होगा हमारे एज अ आंसर, या तो आई से कम आ रहा होगा। अब मैंने माइनस कर दिए वो वाले केसेस जिसमें मेरा आई आंसर आ रहा होगा, तो वो कैसे आएगा हमारा? क्योंकि अभी जो मैंने करंटली एस में से काउंटर, मतलब एस में से ये भी रेस कर दिए जो कि आई वाली वैल्यू दे रही होगी, तो अगर मैं उसका 2 की पावर करूं तो आंसर हमेशा क्या आ रहा होगा? आई से भी कम आ रहा होगा, राइट। तो मैंने वो बस ये कर दिया कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 की पावर एच जेड ऑफ एस प्लस काउंटर, मतलब आई या फिर उससे कम वाली वैल्यूज जो भी जितने भी वेज में आंसर आ रही होंगी माइनस कर दिया जिसमें आई से कम वैल्यू आ रही होगी, वो वाले वेज। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिससे आई वाली वैल्यू आ रही होगी, और उसको मल्टीप्लाई आई कर दिया, मतलब मेरी करंट वैल्यू समझो 5 है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया कि इतने वेज में 5 आंसर आ रहा होगा। ऐसे ही मैं हर एक वैल्यू पे गया और मैंने चेक कर लिया कि उसके कितने वेज हैं और उस पर कितने आंसर आ रहा होगा। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर में ऐड करा और बस आंसर प्रिंट करवा दिया। तो या दैट्स इट। 4 ही क्वेश्चन किए थे मैंने, बाकी हो सकता है मैं ई अब सॉल्व करूँ तो वीडियो बना दूँ उस पर। ओके देन, बाय बाय।